1986 में आपने एमक्यूएम ज्वाइन की। यस। तवील अरसा आपका एमक्यूएम में गुजरा और सारी अपने अच्छे दौर भी देखे, बुरे दौर भी देखे। तो सर 27 सीटों वाली एमक्यूएम 6 सीटों पर रह गई, क्या वजह? क्या शाहिद पाशा जैसे, नसरीन जलील जैसे सीनियर तरीन रहनुमा, जी। क्या समझते हैं आप, क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया सीनियर तरीन रहनुमाओं को? नज़रअंदाज करने की तो वाहिद वजह यह है कि शाहिद पाशा राब्ता कमेटी के 10 बड़ों को कमा के नहीं दे सकता। 4 दफ़ा तो मैं जेल गया हूँ, एक दफ़ा मैंने 90 रोज़ का रिमांड काटा है, एक दफ़ा मैं लापता रहा हूँ 1 महीने के लिए। लेकिन अभी इमरान खान साहब जो इदारों पे, मोतबर इदारों पे हमारे खुल्लम खुल्ला तनकीद कर रहे हैं, तो क्या कराची में के नौजवानों में और एमक्यूएम के कारकुनों में स्पेशली ये तासुब की लहर नहीं दौड़ेगी कि यार हमारे कायद ने नारा लगाया उस पर पाबंदी, और इनका चेयरमैन अगर वो बातें कर रहा है तो वो हलाल, हम करें तो हराम? पहले एमक्यूएम मुहाजिर कॉज पे काम करती थी, आप क्या समझते हैं कि जवाल की जिम्मेदार एमक्यूएम इसी वजह से है कि वो मुत्तहदा हो गई? अगर अब दोबारा अल्ताफ़ भाई पे से पाबंदी हटती है, कि शाहिद पाशा अल्ताफ़ हुसैन का डिप्टी कन्वीनर होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल कैनवा स्टूडियो का मुखातिब हूँ। तो आज हम मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी गवर्नमेंट के सीनियर तरीन कारकुन और साबका डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। शाहिद भाई आप सुना, सब खैरियत से हैं? शाहिद भाई 1986 में आपने एमक्यूएम ज्वाइन की, यस। तवील अरसा आपका एमक्यूएम में गुजरा और सारी अपने अच्छे दौर भी देखे, बुरे दौर भी देखे। तो सर 27 सीटों वाली एमक्यूएम 6 सीटों पर रह गई, क्या वजह? वजह तो बहुत क्लियर है, मौजूदा क़यादत का फेलियर। जो मौजूदा लोग इस वक्त एमक्यूएम में बैठे हुए हैं, जबरी तौर पर जो जैसे भी कह लें, इस वक्त एमक्यूएम की क़यादत को ना सिर्फ कारकुनान बल्कि आवाम ने भी मुस्तरद किया है, जिसका इजहार आपने गुज़िश्ता कई इलेक्शनों में देखा। और वोट ना देने की वजह यही है कि जब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो वोट क्यों देंगे? और पसंद ना करने की वजह क्या है? आपकी पॉलिसीज़ और आपका तेज़ी से करप्शन की तरफ रुझान। मैं बारहा ये बात कहता रहा हूँ कि देखें, करप्ट लोगों को लोग लाइक नहीं करते हैं। एमक्यूएम में जो लोग हैं, जो आवाम है, जो कारकुनान है, वो एक बेदार मगज़ तबका है। पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा तबका है वो कराची में रहता है, और वो पढ़ा लिखा तबका एमक्यूएम को लाइक करता है, तभी करता है लॉजिकली और उनकी अच्छे अमाल की वजह से करता है। डिसलाइक करता है तो भी उनके बुरे अमाल की वजह से करता है। तो हम तो यही कह रहे हैं, खालिद मकबूल भाई से बारहा मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर अपील की है, खालिद भाई ये तंजीमी ढांचा डिज़ोल्व किया जाए, राब्ता कमेटी पूरी और पूरा नीचे तक का जो स्ट्रक्चर है उसको तहलील किया जाए, और एक नए सिरे से कारकुनान की मर्जी से एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाए, जिसके बाद लोग तेज़ी से एमक्यूएम की तरफ आएंगे, कारकुनान वापस आएंगे जो भी एमक्यूएम को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और डेफिनेटली ये 6 सीटें वापस 26 सीटों तक चले जाएंगी। इतना बड़ा मसला नहीं है सर एमक्यूएम वाहिद जमात है मुल्क की जिसने एक मिडिल क्लास तबके पे सियासत की, और मैं ख़ुद भी एमक्यूएम को बहुत करीब से मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद कराची में पैदा हुआ हूँ, और जब मेरी पैदाइश हुई थी तो सिर्फ यहाँ पे एमक्यूएम का झंडा ही चलता था कराची के अंदर, और दूसरी कोई सियासी जमात नहीं थी। लेकिन सर क्या मिडिल क्लास लोगों की नुमाइंदगी करते करते ये शहरी वडेरे कैसे बन गए? ये तो सवाल है ना, क्वेश्चन ऑफ द टाइम। जब मैं राब्ता कमेटी में आया हूँ, और उस वक्त यकीनन अल्ताफ़ भाई जब 9-0 पे ख़िताब कर रहे होते थे, तो वहाँ पर भी मैंने यही बात की थी कि ये चंद लोग जो एमक्यूएम में घूम फिर के, हम देख रहे हैं ना, उस वक्त भी मुझे 30 साल तो हो चुके थे 2015 में, अभी तो मुझे 36 ईयर्स हो गए एमक्यूएम में काम करते करते। तो 6 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि ये पूरा सिस्टम जाएगा। राब्ता कमेटी बार बार तोड़ते हैं, बार बार बनाते हैं, वही लोग राब्ता कमेटी में दोबारा आ जाते हैं। इन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरनली जो है ना अपने आप को सेट किया हुआ कि मैं नहीं आऊँगा तो तू आ जाएगा, तू नहीं आएगा तो तू आ जाएगा। इस तरीके से करके कोई 150 लोग हैं लंदन से लेके कराची तक जिन्होंने एमक्यूएम को एक तरीके से यरगमाल बनाया हुआ था।
मैं वो सारे बैरियर्स तोड़ता हुआ आया था और मैंने यही कहा था अल्ताफ भाई से उस दिन 8 अगस्त 2015 को, या तो एमक्यूएम ख़त्म कर दे या इन लोगों को फारिग करें जो यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कैसे सही होगी एमक्यूएम, तुम सही कर सकते हो। मैंने कहा यस मैं कर सकता हूँ भाई, मेरा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, मैं 2 दफ़ा सेक्टर इंचार्ज रहा था। मैंने कहा यस मैं कर सकता हूँ। उस वक्त पूरी राब्ता कमेटी, पूरे एमएलए, एमपीएस, सेनेटर, शोभा जान, तकरीबन 300-400 लोगों का इजलास हो रहा था। मैं किसी से नहीं डरा, राब्ता कमेटी के मुंह पे मैंने बोला। अभी जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि राब्ता कमेटी के सामने बात करते तो बात होती, भाई इनके सामने बात की थी, मुंह पर, सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चौ कितना % सही कर सकते हो। मैंने कहा 100%। बस मेरा ये कहना था। मेरा कॉन्फिडेंस देखा उन्होंने और मेरी एफिलिएशन देखी। उन्होंने कहा कितने साल से काम कर रहे हो। मैंने कहा 30 ईयर्स मुझे एमक्यूएम में काम करते हुए, 1986 से 2015। कितना पढ़े वो। मैंने कहा मास्टर्स किया हुआ इंटरनेशनल रिलेशन से। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम्हें मैं राब्ता कमेटी में दूँ। इस तरीके से मैं राब्ता कमेटी में आया हूँ। और राब्ता कमेटी में आने के बाद 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त, ये 11 दिन है जो मैंने वर्किंग की। राब्ता कमेटी के कमरों में, शोभाजात में जाके देखा। मुझे पता चला कि जो लोग यहाँ बैठे हुए शोभाजात में, राब्ता कमेटी में, ये कभी एमक्यूएम को ऊपर नहीं आने देंगे। मैंने ये रिपोर्ट बनाई। अभी मैंने जो रिपोर्ट पेश की है, मेरी एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आई है जो मैंने 2016 में पेश की थी, अल्ताफ भाई को भेजी थी, जिसकी बुनियाद पर एमक्यूएम का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करना था। और जब मैंने ये रिपोर्ट भेजी और वहाँ से ये अल्ताफ भाई ने अप्रूव किया कि ठीक है ये तो करना चाहिए, अच्छी बात है, तो पूरी राब्ता कमेटी पाकिस्तान, पूरी राब्ता कमेटी लंदन मेरे खिलाफ हो गई। अच्छा, रिपोर्ट यानी आप स्ट्रक्चर जो एमक्यूएम का फरसुदा हो चुका था उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जब उन्होंने वहाँ से गुस्सा किया, हेलो, गुस्से में बोला वहाँ से, तब जी भाई करने लगे सब। और तब जाके ये सिस्टम अप्रूव हुआ मेरा, जो मैंने अभी ताज़ा तरीन अपना मंजर-ए-आम पे लाया हूँ। फेसबुक पे मेरा पूरा निज़ाम पड़ा हुआ है। मगर उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा। 21 मार्च 2016 को मैं रेंजर्स की हिरासत में चला जाता हूँ 90 रोज़ के रिमांड पर। लेकिन आफरीन है वो निज़ाम अप्रैल में पूरा का पूरा एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड राइज हुआ एमक्यूएम में, जो आज तक चल रहा है। टाउन्स और यूसीज का स्ट्रक्चर जो कि एक रिफॉर्मेशन थी, और नई रिफॉर्मेशन उसमें सेकंड स्टेप ये था कि ये हाँ इसमें जो लोग बैठेंगे वो कारकुनान के वोट से बैठेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए यूसी से लेके मरकज तक जो लोग एक्सेप्ट करेंगे कारकुनान, जिनको अप्रूव करेंगे, वही लोग जिम्मेदार बनेंगे। और उस पर भी सबको इख्तलाफ था। जब मैंने ये सिस्टम जेल में चला गया 22 अगस्त को, जब मैं जेल से वापस आया 2017 में, मैंने ये सिस्टम दोबारा पेश किया राब्ता कमेटी को कि ये सिस्टम होना चाहिए। फारूक सत्तार उस वक्त कन्वीनर थे। मैंने फारूक सत्तार भाई से कहा कि इसको तहलील करें राब्ता कमेटी को, नया सेटअप बनाए। समा टीवी में मेरा इंटरव्यू चला, सारी राब्ता कमेटी नाराज़ हुई, चंद लोगों को ज़्यादा बुरा लगा। मैंने सिस्टम पेश किया, 1 महीने बाद मैं लापता हो गया। यार एक बंदा जो 10.5 महीने के बाद जेल से आया है, फिर लापता हो गया। फिर मैं लापता हो गया दिसंबर में। और ये मेरे खिलाफ गलत बयानियां करते थे, झूठी बातें कर ये इदारों को, एजेंसीज को मेरे खिलाफ कहते थे कि ये लंदन से राब्ते में, पता नहीं क्या क्या बातें करके इन्होंने मुझे लापता करवाया। तो ये आप तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि ये इतने जालिम लोग हैं, ये जो बैठे हुए हैं इस वक्त, ना ये एमक्यूएम को सही होने दे रहे हैं। आप इसका अल्टीमेट देखें रिजल्ट क्या आ रहा है। एमक्यूएम ख़त्म हो रही है, तेज़ी से नीचे जा रही है। जो आपने सवाल किया कि कहाँ हमारी इतनी सीटें होती थी और कहाँ हम 6-7 सीटों पर आ गए। 6 सीटें हमने जीती, 1 सीट हमें मिली, मुफ्त में मिल गई, वो ख़वातीन निशिस्त, मखसूस निशिस्त, 7 सीटें। और मैंने 1 महीने पहले, मेरा क्लिप समा टीवी का मौजूद है आज भी, 26 जून को इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने कहा इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एमक्यूएम की क़यादत में बड़ा डिवाइड आई है, तो कितने आप एमक्यूएम सीटें निकाल सकती है। मैंने कहा 4 सीटें कराची से एमक्यूएम निकालेगी। 1 महीना पहले मैंने कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि एमक्यूएम के कुछ पावर हाउसेज ऐसे हैं जहाँ से मरते भी एमक्यूएम जीत जाएगी। लियाकताबाद हो गया, औरंगी हो गया, नई कराची, नॉर्थ कराची हो गया, औरंगी कोरंगी, लांडी कोरंगी हो गया, और वही 4 सीटें आई। लेकिन शायद भाई जी अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है लांडी कोरंगी की आपने बात की, तो इसमें तो कंधों से जीते हैं। 100 वोट से अबू बकर साहब जीते हैं। जी 65 वोट से वो जीते हैं। मगर दूसरे आप इलेक्शन में देख लें, NA 239 जो भी हुआ है जिसमें नैयर रजा थे, हार गए बुरी तरह। 3000 वोट, 5000 वोट हार गए ना। बिल्कुल। क्या आप क्या कर रहे हैं?
मतलब आप लोगों को नाराज करके क्या आप एमक्यूएम को ऊपर लेकर जाएंगे? भाई जब आपको लोग वोट देंगे, लोगों की सपोर्ट होगी, लोगों का मैंडेट होगा, कारकुनान जॉब दर जॉब आएंगे, तभी तो एमक्यूएम ऊपर जाएगी। ऐसी है। अभी जो मौजूदा चंद फैसले हुए हैं आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो रहा है, सॉरी टू से। अच्छा शाहिद भाई, हमने ये देखा पहले जितनी भी अथॉरिटीज़ थी एमक्यूएम की, वो तमाम अथॉरिटीज़ एक शख्सियत के पास थी, लाजिम बात है अल्ताफ़ भाई के पास थी। लेकिन उनके पास से अथॉरिटीज़ लेने के बाद हमने ये देखा कि एमक्यूएम डाउन होती गई और जवाल का शिकार होती गई। अभी भी जवाल में ही चल रही है। 6 सीटों पर एमक्यूएम खड़ी है, आने वाले टाइम में वो भी नज़र नहीं आ रही। तो सर, पार्टी को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए क्या लाएमल होना चाहिए? वही जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एमक्यूएम का बुनियादी तंजीमी ढांचा तहलील किया जाए, पूरी राब्ता कमेटी से लेकर नीचे यूसी तक तमाम शोबेजात तहलील किए जाएँ, फिर एक तरीक़ेकार के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया जाए। 2 मरहलों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया जाए। पहला एमक्यूएम में देखें, एमक्यूएम क्या, मैं कहता हूँ किसी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई इन रिटर्न इलेक्टोरल कॉलेजेस डिफाइन किए हों। हम करना चाहते हैं यूसी की सतह पे कारकुनान जिम्मेदारान मुंतखब करें, हर यूसी से 6 लोग मुंतखब हों, जिसमें से एक बंदा, एक कारकुन जो जिम्मेदार टॉप वोटर होगा वो ऊपर मूव कर जाएगा टाउन में। इस तरीके से जो हर यूसी के 6 लोग मुंतखब होंगे, ये एक सेकंड इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, जो नेक्स्ट सेकंड मरहले पे यही लोग मरकजी कमेटी के लोगों को वोटिंग के जरिए मुंतखब करेंगे। अच्छा शाहिद भाई, अभी यही एक फेयर तरीका है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, अभी एक शख्सियत एमक्यूएम में बड़ी छाई हुई है, उनका नाम है कामरान टिसोरी। पहले फारूक सत्तार भाई ने उनको बहुत सपोर्ट करी और उनको हमने भी की, आपने हम भी उनके साथ थे। फिर उनको डायरेक्ट जो है वो डिप्टी कन्वीनर भी बना दिया। उसके बाद फिर भादराबाद के कुछ रहनुमा नाराज़ हुए और उन्होंने फिर फारूक भाई की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी, उनकी भी कर दी। तो फिर ये तो बड़ी लंबी कहानी गई थी। तो अभी भादराबाद खुद उन पर मेहरबान है, उनकी डिप्टी कन्वीनरशिप उनकी जो है बहाल करी और उसके बाद जो है उनको सबसे बड़ा ओहदा पार्टी का जो था गवर्नर सिंह का, उससे उनको नवाज दिया। क्या शाहिद पाशा जैसे, नसरीन जलील जैसे सीनियर तरीन रहनुमा जी, क्या समझते हैं आप, क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया सीनियर तरीन रहनुमाओं को? नज़रअंदाज करने की तो वाहिद वजह यह है कि शाहिद पाशा राब्ता कमेटी के 10 बड़ों को कमा के नहीं दे सकता। अपने किराए के मकान में रहेगा और किराए के मकान में ही शायद मर जाए। जायज़ तरीके से अगर बना नहीं तो, नाजायज़ तरीके से तो नहीं बना सकता। और मुझ जैसे हज़ारों कारकुनान जो घरों में बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, भाई 4 दफ़ा तो मैं जेल गया हूँ। एक दफ़ा मैंने 90 रोज़ का रिमांड काटा है, एक दफ़ा मैं लापता रहा हूँ 1 महीने के लिए, फिर मैं किडनैप भी हूँ 93 में, हकीकी वालों के मुझे किडनैप भी किया था। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद मैं वाहिद एमक्यूएम का कारकुन हूँ जिसने एमक्यूएम की राब्ता कमेटियों से लड़ाई कर कर एमक्यूएम के अंदर रिफॉर्मेशन लाया और एमक्यूएम का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील करवाया। आपको नज़र नहीं आ रहा, आप उसको साइड लाइन करते हैं, भगाते हैं, भागो इसको मत आने दो। अभी भी मैं देखा ना, मैं फारूक सत्तार भाई से मायूस हो गया बहुत, क्योंकि वो तंजीम बहाली कमेटी के नाम पर वो अपना ज़ाती एजेंडा चला रहे थे। वो तंजीम बहाली कमेटी सिर्फ एक नाम तक थी। मैंने जब ये फील किया कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और एमक्यूएम के अगेंस्ट इलेक्शन हम नहीं लड़ना चाहते, हमने सख्ती से इस बात को मना किया था कि वो लड़ना चाह रहे थे, तो मैंने कहा सॉरी भाई, फिर मैं मरकज़ वापस जा रहा हूँ। तो मैं पीआईबी से निकल कर वापस बहादुराबाद आ गया और खालिद भाई की इस वादे पर आया कि खालिद भाई ने कहा कि हम एमक्यूएम को सही करेंगे, और मैंने कोई ओहदा नहीं लिया, ना मैंने डिमांड की, ना मैंने फरमाइश की। मैंने कहा बस आप एमक्यूएम को सही करें और स्ट्रक्चर तहरीर करें और नई एमक्यूएम का ऐलान करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। खालिद भाई ने ये मुझसे वादे किए थे, मेरे पर रिकॉर्डेड हैं सारी चीज़ें। लेकिन जब मैंने देखा कि वो नहीं कर पा रहे, एक इतना इंतहाई कमज़ोर शख्सियत, ऐसा शख्स तो एमक्यूएम का कन्वीनर फिर होना नहीं चाहिए जो फैसले ना कर पाए, तो फिर मैं बड़ा मायूस हो गया। फिर मैंने यही सोचा कि फिर हम ये तहरीक विदिन द एमक्यूएम चलाते हैं, जो एमक्यूएम का आइन हमें हक देता है। आर्टिकल 6J के तहत कारकुनान जमा होकर जनरल असेंबली लगा सकते हैं और जनरल असेंबली को ये इख्तियार हासिल है कि वो पूरी राब्ता कमेटी जो इलेक्टेड है उसको भी तहलील कर सकते हैं, इंटरिम सेटअप बना सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में तब्दीली ला सकते हैं। तो ये सारे काम फिर हम अब करना चाह रहे हैं। आखिरी दफ़ा हम खालिद भाई से कोशिश कर रहे हैं बात हो जाए एक दफ़ा, बट अब बशमूल राब्ता कमेटी के कई मेम्बरान, हज़ारों कारकुनान इस पर तैयार हैं, सीनियर वर्कर्स के हम ये करें, तो इंशाअल्लाह फिर हम ये करेंगे। आखिरी हल तो हमारे पास यही है। दूसरी बात आपने की कामरान टिसोरी भाई की,
देखिए, कामरान भाई का कोई कसूर नहीं है। मैं कामरान भाई के साथ मैंने काम किया है। उनका एक अपना काम करने का तरीक़ेकार है जो कि गैर तंजीमी है, सियासी है, मगर वो पॉलिटिकल आदमी है, टोटली पॉलिटिकल आदमी है। अब ये एमक्यूएम की जो तहरीक और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो उनको बताए कि भाई तहरीक में, ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होती हैं। मैंने कई दफ़ा उनको बताया, वो उससे नाराज़ हो जाते हैं हर दफ़ा। ओके, डजेंट मैटर, मैं तहरीक और तंजीम के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आप नाराज़ हो भाई, हो जाए, मुझे इससे क्या। अब एक जबरी फैसला हो, एक ऐसा फैसला जो इनऑर्गेनिक फैसला हो, एक ऐसा फैसला जिसमें हज़ारों कारकुनान बशमूल राब्ता कमेटी की अक्सरियत एग्री नहीं करती हो, 5-10 लोग मिलकर उस फैसले को कहते जी ये हो जाए, और वो हो गया, तो वो जबरी फैसला कब तक रहेगा। जिस दिन ये राब्ता कमेटी फारिग होकर नई राब्ता कमेटी या नई तंजीमी कमेटी, मरकजी कमेटी आएगी और वो कहेगी नहीं जी तमाम फैसलों को हम कलअदम करार देते हैं, तो फिर क्या बचा। ये सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। गवर्नर सिंध बने वो तरीके से बने, उसूल के तहत बने, ज़बरदस्ती और जबरी तरीके से नहीं बनना चाहिए। बस ये मेरा सवाल है। शायद भी मेरा सवाल ये है कि 1986 में आपने एमक्यूएम को ज्वाइन किया, डिप्टी कन्वीनर आप कौन से ईयर में बने? मैं जाके बना हूँ 2015 में, 30 साल 2015 में। 30 साल के बाद। इन्होंने 2016 के बाद कामरान टिशोरी भाई ने एमक्यूएम को ज्वाइन किया और 4 साल के अंदर गवर्नर बन गए। तो आपकी इतनी लंबी जो स्ट्रगल थी, इतना आपने इतनी तकलीफ़ें झेली, एक दफ़ा आप किडनैप हुए, 90 रोज़ के रिमांड पे गए, जेलों में गए, घर वाले परेशान, तो इतनी जर्नी आपकी, इतनी स्ट्रगल आपकी, और ये बंदा आए और 4 साल के अंदर वो गवर्नरशिप भी ले ले, तो क्या किसी ख़ास का इनके ऊपर हाथ था या किसी और कुव्वत के ज़रिए इनको लाया गया एमक्यूएम में, और पीछे से प्रेशर था शायद खालिद भाई के ऊपर भी कि गवर्नर के लिए यही बंदा होना चाहिए? देखिए, प्रेशर कुछ नहीं होता है, प्रेशर कोई चीज़ नहीं होती है, आर्गूमेंट असल चीज़ होती है। अगर कुछ लोगों की, बड़े लोगों की एक प्लानिंग होती है, मैं बैठा हूँ लोगों के साथ, मुझे पता है वो चाहते हैं ऐसे कर लें और ऐसे कर लें, यूँ कर लें, तो आप आर्गूमेंट करें उनसे कि नहीं सर ऐसे हमें नुकसान हो जाएगा, ये एमक्यूएम के ताबूत में आखिरी कील होगी। अगर एमक्यूएम को मजबूत करना है तो ये फैसला एमक्यूएम के ताबूत में आखिरी कील होगा, आप ये नहीं करें, आप ये कर लें, कहीं और इनको एडजस्ट कर लें, कुछ और कर लें। ऐसे फैसले नहीं करें कि जो कारकुनान और अवाम हमसे हत्ते से उड़ जाए। तो वो मान लेते हैं, वो भाई कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई खलाई मखलूक थोड़ी है जो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे, सब मान लेते हैं अगर ऐसी कोई बात है। कई फैसले ऐसे होते हुए मैंने देखे हैं, मैंने बात भी की है कई चीज़ों पर। मैंने मैं रहा हूँ ना, मैंने 1 महीना लापता रहा हूँ, तो वहाँ बैठ के मैंने चूरी रोटी तो नहीं खाई होगी ना। वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो बहुत सारी ऐसी गुत्थियाँ थी जो सुलझाना चाहते थे, वो पॉजिटिवली चीज़ों को करना चाहते थे। उनको जितने भी लोग मिले उन्होंने यस सर और जी सर के अलावा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनसे किसी ने बैठ कर डिस्कशन नहीं की। उन्होंने डिस्कशन जब की और उनको उसका रिजल्ट नज़र आया तो वो खुश भी हुए। तो भाई कोई ऐसा जबरी फैसला नहीं होता है। वो जो मुल्क की बेहतरी के लिए, जो नेशनल इंटरेस्ट में काम करना लोग चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कह लें आप आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप रियासत कह लें, आप वफाक कह लें, आप उनसे आर्गूमेंट कर सकते हैं और वो आपकी आर्गूमेंट जायज़ होगी तो वो मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेंगे बैठ जाओ तो आप लेट जाएं, ऐसा वो भी हंसते हैं। अच्छा सर, अभी रिसेंटली जो है इमरान खान साहब की बात करते हैं तो डायरेक्टली भी वो इदारों पे तनकीद कर रहे हैं। yes. तो 2016 में एमक्यूएम के बानियों कायद अल्ताफ़ भाई ने एक नारा लगा दिया था, जो कि लाजमी बात है, एज अ सिटीज़न मुझे भी कबूल नहीं है, आपको भी कबूल नहीं होगा। yes. वो नारा कबूल नहीं किया लोगों ने और उन पर पाबंदी लग गई। लेकिन अभी इमरान खान साहब जो इदारों पे, मोतबर इदारों पे हमारे खुल्ला तनकीद कर रहे हैं, तो क्या कराची में के नौजवानों में और एमक्यूएम के कारकुनों में स्पेशली ये तासुब की लहर नहीं दौड़ेगी कि यार हमारे कायद ने नारा लगाया उस पर पाबंदी, और इनका चेयरमैन अगर वो बातें कर रहा है तो वो हलाल, हम करें तो हराम? देखें, ये बात सिर्फ एक नारे की नहीं है, बेसिकली इसका एक बैकग्राउंड है। ये जो 2008 से लेकर 2013 तक जो राब्ता कमेटी थी, जो डिप्टी कन्वीनर थे, जो कराची तंजीमी कमेटी थी, देखिए उन्होंने ऐसी पेनफुल हालात पैदा किए इदारों के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, इस मुल्क के अवाम के लिए भी और कराची के अवाम के लिए भी। 2013 के इलेक्शन में एमक्यूएम का 10 लाख वोट नीचे आया था, पता है आपको? तो वो जो एक तकलीफ दे अमल से हम गुजरे, जिसमें चाइना कटिंग, टारगेट किलिंग,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हार्श रियलिटी हैं, जिसमें अपने लोगों को अपने ही लोगों ने मारा। ये राब्ता कमेटी उसकी जिम्मेदार है जो उस वक्त मौजूद थी 2013 तक। देखिए, ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ, ये बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल जो लीडरशिप से भी मिलता हूँ, एहसन इकबाल साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, मुस्लिम लीग नून के उनके, मैंने कहा देखें 92 से लेकर 2013 के पहले तक जितने भी एमक्यूएम पे ऑपरेशन हुए वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑपरेशन थे कि सियासी जमातें तोड़ जोड़ के लिए करती थी कि एमक्यूएम पर दबाव और एमक्यूएम को अपने एजेंडे पे लेकर। लेकिन ये जो 2013 का जो ऑपरेशन हुआ, ये जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन को एमक्यूएम को एक्सेप्ट करना चाहिए था। ये ऑपरेशन किसी हद तक दुरुस्त था। अगर एमक्यूएम कोऑपरेट करती तो इतना नुकसान जानी नहीं होता जितना हुआ। मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये ऑपरेशन एमक्यूएम की ईमा पे ही तो हुआ था। एमक्यूएम ने ही डिमांड की थी इस ऑपरेशन की। किया था ना, 92 में भी एमक्यूएम ने जो है ना डिमांड की थी, बिल्कुल ऐसी, लेकिन वो डाकुओं के खिलाफ की थी, लेकिन वो एमक्यूएम की तरफ टर्न हो गया था। ये भी एमक्यूएम ने की थी कि अगवा बराए तावान भत्ताखोरी। देखें, एमक्यूएम का ये इशू ही नहीं था। अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में एमक्यूएम का आज तक एक भी कारकुन ना गिरफ्तार हुआ, ना उसको सजा हुई, आज तक नहीं हुई। और जो दूसरे मर्डर इन केसों में बहुत सारे लोग हुए, गिरफ्तार भी हुए, सजाएं भी हुई, वो सब बरी हुए। आज भी बहुत सारे लोग, कल भी, पिछले दिनों भी बहुत सारे लोग बरी हुए। वजह ये नहीं थी, वजह मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर कल्चर बन गया था, लियारी गैंगवार बनी। लियारी गैंगवार के बदले में हमने अपने लोगों को तैयार किया। हमारे लोगों ने तैयारी के बाद वो तैयारी अपने लोगों पे निकालना शुरू की। प्लॉट पे कब्जा कर लो, दुकान पे कब्जा कर लो, फ्लैट पे कब्जा कर लो, मकान पे कब्जा कर लो, बिल्डर को मार के भगा दो। ये हमारे लोगों ने किया है। ये बात पूरी दुनिया को, पूरी कौम को पता होनी चाहिए, और ये राब्ता कमेटियों को भी पता होनी चाहिए कि जो तुम लोगों ने बीज बोया है वो आज हम लोग काट रहे हैं। और ये जो अल्ताफ भाई पे पाबंदी लगी थी, वो उस हार्श रियलिटी का पीक था, और वो तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी अल्ताफ भाई पे जाती थी। हमने इस पर फाइट किया, भाई वो तो वहाँ बैठे हुए, यहाँ वाले जो कर रहे हैं इनको पकड़े। उन्होंने कहा जो वहाँ बैठे हुए वही तो जिम्मेदार है, असल तो वही है, उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। तो उन्होंने ये चीज़ें रोकी क्यों नहीं? उन्होंने ये चीज़ें रोकी क्यों नहीं, सवाल ये था। और वो चीज़ें बड़ी इमरान खान पे थे कि मर्डर का कोई केस नहीं है। इमरान खान की पार्टी ने कोई टारगेट किलिंग नहीं की। इमरान खान की पार्टी ने कोई कराची में रोज़ हड़तालें नहीं की। इमरान खान का मैटर थोड़ा सा चेंज है। इमरान खान का पॉलिटिकल सिनारियो है, पॉलिटिकल मैटर है, और वो जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ख़ास तौर पे हमारी मुसल्लह बहादुर अफवाज के खिलाफ बात कर रहा है, ये इसको एक शटअप कॉल होनी चाहिए, और इस पर केसेस बनने चाहिए, इस पर, और मुल्क के खिलाफ बगावत और गद्दारी के केसेस बनने चाहिए। लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा तकलीफ दे था, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सके कि इस तकलीफ दे बैकग्राउंड के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी कटहरे में लाना चाहिए, उनके ऊपर भी केसेस बनने चाहिए। जो उस वक्त की राब्ता कमेटी थी वो दूसरी पार्टी बनाकर बैठ गए और बड़े ड्राई क्लीन हो गए, ड्राई क्लीनर हो गए। ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपने लोगों को, साथियों को, कारकुनों को कलाशनकोफे पकड़ाई, आपने उनको असला दिया, आपने अपने जाती झगड़े निपटाए, और बाद में आप खुद हीरो बन के क्लीन हो गए, बैठ गए, और कारकुनों को आपने गिरफ्तारियां करवाई और उन लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। ये भी एक पॉइंट है जिसको हमारे लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा शाहिद भाई, अभी मैंने पिछले हफ्ते ही जो है वो पीएसपी के वाइस चेयरमैन का इंटरव्यू किया है, तो उनसे मैंने ये सवाल उठाया था कि एमक्यूएम के टाइम में जितने भी काम हुए, मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर थे, तो उसका क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल को जाता है या एमक्यूएम को जाता है या बानी एमक्यूएम को जाता है? तो उन्होंने ये बोला कि उसका क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल को जाता है। तो मैंने पूछा, मैंने भाई कैसे? क्योंकि लाजमी बात है, जब कोई मुझे मेयर बनाएगा तो मैं काम करूँगा, उसका क्रेडिट मुझे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन पार्टी और कायद को भी तो जाना चाहिए ना। तो उन्होंने ये बताया कि उस टाइम पे मेयर हैदराबाद में भी एमक्यूएम का था, कायद उस टाइम भी अल्ताफ़ हुसैन थे। हैदराबाद का मेयर इतना डिलीवर क्यों नहीं कर पाया, मुस्तफ़ा कमाल ने क्यों किया? तो वो कहते हैं 100% इसका क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल को जाता है। आपकी क्या राय है इस पर? देखें, ये बात अहमकों के जन्नत में जो लोग रहते हैं वो ये बातें करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल के पीछे 26 सेक्टर इंचार्जेस थे कराची के, और बहुत स्ट्रॉन्ग, और 14 टाउन नाज़मीन थे बहुत स्ट्रॉन्ग, फिर पूरा 90 उनके पीछे था। हैदराबाद की जो आपने मिसाल दी ना, हैदराबाद का जो नाजिम था ना वो करप्ट था। अच्छा। उसने, उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं थी काम करने की, वो करके दिखाएगा, और वो एमक्यूएम के लोगों को भी इंटरटेन नहीं करता था, वो सिर्फ माल बनाने के लिए आया था।
अल्लाह माफ़ करे, आज आप उनका हशर देख लें, मकाफात अमल से वो गुजर रहे हैं। जितना कमाया वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे। वो अजीब सी उनकी, अल्लाह पाक बस उनको सेहत दे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। गुलिस्तान जौहर आप चले आए, मैं उस वक्त गुलिस्तान जौहर का सेक्टर इंचार्ज था। हमने गुलिस्तान जौहर में इतना इतना पानी खड़ा होता था कमर कमर तक। हमने उस पर वर्किंग की कि भाई हमें यहाँ पर रोड चाहिए और गुलिस्तान जौहर में हमें 2 ब्रिजेस चाहिए जौहर मोड़ पे। हमने बना के दिया, सारी चीज़ें की, मैंने बना के दिया, हमने अप्रूवल करवाया। फिर वो चीज़ अप्रूव हो गई, नहीं ये होना है। फिर उस पर एक उस वक्त जो सदर पाकिस्तान थे परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उनका भी उस पर नज़र थी कि भाई ये जौहर में क्या हो रहा है, उन्होंने भी देखा था अपनी आंखों से। तो वो इनको ऊपर से हिदायत हुई कि ये आपने करना है। आप बिलीव करें 1 साल तक वो काम हुआ। एक दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल आया सिर्फ इफ्तिताह करने, संगे बुनियाद रखने, स्टोन लाइन, और दूसरी दफ़ा वो आया कंप्लीशन के वक्त फीता काटने। अब वो रोडें कैसे बनेंगी, रोडों में पाइपलाइन कहाँ डलेगी, गटर की लाइन कहाँ डलेगी, पानी कहाँ डलेगा, फुटपाथ कहाँ बनेंगे, रोड सही बन रही है गलत बन रही है, स्टैंडर्ड कैसा है। 24 घंटे मैं और मेरी टीम हम उन रोडों पे घूमते थे, 24 घंटे 1 साल तक के काम ओके होना चाहिए। 2007-2008 तक हमने खड़े होकर काम करवाया, तब जाके जौहर की आवाम निकली और 2008 के इलेक्शन में हमने वहाँ 4 सीटें जीती। ये इस काम की बुनियाद पर लोगों ने MQM को वोट दिया था। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल को किसी ने वोट नहीं दिया था। तो ये मेरा एक बाकायदा प्रूफ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप अकेले कुछ नहीं थे। आपने एक 30 मंजिला IT टावर बनाया था, ज़रा उनसे कभी सवाल करना, वो 30 मंजिला IT टावर जो सिविक सेंटर के पीछे बनना था उसका हुआ क्या, उसके पैसे कहाँ गए। 7 अरब रुपए जो उसकी इनिशियल अमाउंट मनी जो रिलीज हुई थी वो किस ठेकेदार को दी, वो ठेकेदार कहाँ है, वो ठेकेदार किसका रिश्तेदार था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करने पे तो आदमी बैठा तो बहुत सारी बात। अच्छा शाहिद भाई, आप ये समझते हैं कि जब MQM का आगाज़ हुआ तो आगाज़ में तो बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़ हुआ था, क्योंकि मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जिसका आगाज़ ही एक तालीमी इदारे से हुआ था। तो पहले MQM मुहाजिर कॉज पे काम करती थी। आप क्या समझते हैं कि ज़वाल की ज़िम्मेदार MQM इसी वजह से है कि वो मुत्तहदा हो गई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता इस बात को। देखें, महाजिर कॉज पे जो पार्टी का एक धड़ा अलग हुआ, महाजिर कौमी मूवमेंट, हकीकी के तौर जी, उन लोगों ने कौन से तीर मार लिए, एक सीट आज तक जीत सके नहीं जीत सके। ऐसी। तो ये बात तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। हाँ, मुत्तहदा का होने का फैसला जब हो रहा था उस वक्त हमने भी बड़ी इस पर आवाज़ें उठाई और हमने भी बड़ा मुखालफत की। 1990 की ये बात है तकरीबन। लेकिन जब हमने फ़िक्री नशिस्तें अटेंड की, तरबियती नशिस्तें अटेंड की और जब अल्ताफ़ भाई ने हमें समझाई बातें, तो उसमें एक पॉइंट जो मेरे दिल को लगा वो ये था कि तकरीबन 40 साल उस वक्त हो चुके थे पाकिस्तान को बने हुए। 1990 की मैं बात बता रहा हूँ तकरीबन। उन्होंने कहा कि 40 साल पहले अगर हम जाएं तो महाजिरों को कोई वजूद नहीं। ऐसी। अगर आप महाजिरों की जुल्म सितम की तारीख लिखेंगे तो 40 साल से ज़्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन जो सिंधी हारी किसान है, जो पंजाबी मजदूर किसान है, जो सदियों से जालिम वडेरों के जुल्म सह रहे हैं, खेतों में हल चलाते हैं, वही पैदा होते हैं, वही मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं पंखा क्या होता है, बिजली क्या होती है, गैस क्या होती है। सिंध में भी यही हाल है। अगर हम उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाएं जो कि चाहते हैं कि कोई ऐसी क़यादत हो, तो क्यों ना हम सब मिलकर उनके लिए काम करें। हम अपने बुनियादी मुतालबात से तो दस्तबरदार नहीं हो रहे ना। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि जो सदियों से जुल्म सह रहे हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो उसके लिए एक ऐसे ही नाम चाहिए जिसमें सब आ सकें। महाजिर कौमी मूवमेंट में तो नहीं आ सकते थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इज़ गुड, बेस्ट एंड आई लाइक इट। लोगों ने लाइक किया। उसके बाद आप देख लें कितने वोट पड़े, 93 का वोट देख लें, 97 का वोट देख लें, आप उठा के 2002 का वोट देख लें, आप 2008 का देख लें, 2013 में जो गंद हुई है वो तो ये हमारी हरकतों की वजह से हुई है। करप्शन, लूट मार, चाना कटिंग, टारगेट किलिंग, इसकी वजह से हुई है। अच्छा शायद भी माजी में हमने महाजिर सूबे का नारा लगते हुए भी देखा जी, और MQM की जानिब से ही लगते हुए देखा जी। MQM इतनी पावर में रही है। जब मुशर्रफ साहब का टाइम था उसके बाद भी MQM 2013 तक पावर में ही थी। जी, जी। तो सूबा वजूद में क्यों नहीं ला सकी? क्या इसको चूरा नहीं बेचना था खाली? देखिए, सूबे का जो सूबा, देखिए कोई समोसे के साथ चटनी नहीं है कि आप बोलेंगे और वो बोलेंगे भाई समोसा तो चटनी तो दे दो, आपको दे देगा। ऐसा नहीं है भाई। सूबा एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है जी, जो पूरी दुनिया में ये चीज़ें मानी जाती हैं कि जब देखिए कराची को लोग कहते हैं कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है।
मेट्रोपॉलिटन सिटी कब बनता है? जब उस शहर की आबादी 1 करोड़ से बढ़ जाए। कराची की आबादी तो 3.5 करोड़। कराची तो मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। लाहौर अब जा रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है लाहौर। तो कराची तो मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो जितना बड़ा कराची है इतने बड़े बड़े आबादी के तो मुल्क हैं भाई दुनिया में, बल्कि इससे भी कम आबादी के तो मुल्क हैं दुनिया में। लेकिन ये एक डिबेट है, ये पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान के मुख्तदर क़ुव्वतों का इस पर इत्तेफाक है कि इंतज़ामी तौर पर सूबे बनने चाहिए। हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं हमेशा, महाजिर सूबा और इंतज़ामी सूबा। महाजिर सूबे की आप बात करेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, हमें महाजिर सूबा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं पूरे मुल्क में सूबे बने, सिंध में भी बने, पंजाब में भी बने, ज़्यादा तादाद में सूबे बने। जितने बड़े सूबे ज़्यादा सूबे बनेंगे उतनी छोटी छोटी मकामी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, ऑटोनॉमी कायम होगी, जो कि आइन का आर्टिकल जो आपका 18th अमेंडमेंट भी है उसके मुताबिक ग्रॉस रूट लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड होगा, NFC अवार्ड होगा। हर सूबा अपनी तरक्की करेगा, हर सूबा तरक्की पाएगा। और अगर कलेक्टिवली आप देखें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये सूबे को इतने बड़े बड़े बनाकर और एक आदमी चला रहा हो, पंजाब कितना बड़ा सूबा है और एक वजीर आला, पॉसिबल नहीं है कि एक वजीर आला चलाए। इतने बड़े बड़े तो मुल्क होते हैं भाई। तो ये सूबे पाकिस्तान में बनने चाहिए। सिर्फ महाजिर सूबे की बात हम कभी भी नहीं करते। शायद MQM ने कभी भी महाजिर सूबे का नारा नहीं लगाया, जज्बाती तौर पर लगाओ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे का नारा एक जायज़ मुतालबा है। पूरे पाकिस्तान में बुनियाद उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबे बनने चाहिए। और इसका आसान फार्मूला मैंने 2016 में एक कैलेंडर जारी किया था, मैंने डिज़ाइन किया था पूरा। उसमें यह फार्मूला था कि जिस पाकिस्तान के डिवीज़न की आबादी 1 करोड़ की हो गई, उस डिवीज़न को एक सूबे का दर्जा दे दिया। खत्म। 26, 27, 25, 24 के करीब सूबे बनेंगे। क्या इशू है इसमें? अच्छा शाहिद भाई, हमने देखा MQM शुरू से ही गवर्नमेंट में रहती है, निकल जाती है, फिर गवर्नमेंट में रहती है, लेकिन ज़्यादा टाइम गवर्नमेंट में ही रहती है। और अभी भी MQM गवर्नमेंट में ही है, एक गवर्नमेंट से निकली दूसरी में चली गई। तो क्या वजह है कि MQM ने अपने बलबूते पर खड़े होना नहीं सीखा? तो गवर्नमेंट में तो देखिए, हर सियासतदान, हर पार्टी का बंदा या हर इंडिविजुअल अगर इलेक्शन लड़ता है तो वो कोई अपोजिशन के लिए थोड़ी इलेक्शन लड़ता है, वो तो इसलिए तो लड़ता है हम गवर्नमेंट में आए और अपने लोगों के काम कराएं। यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ जो गवर्नमेंट में आते हैं ये ज़ाती मफादात के लिए आते हैं, कौम के लिए कुछ नहीं करते। 4.5 साल आप इमरान खान के साथ रहे, इमरान खान लॉलीपॉप देता रहा, आपने एक दफ़ा भी लड़ाई नहीं की। लड़ाई कब की? जब ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की स्ट्रांग हो गई पोजीशन और इन्होंने कहा कि हमें गिरानी है हुकूमत, तब आपने हिम्मत की। तो क्या हिम्मत की भाई? आप पहले करते, हुकूमत से बाहर आ जाते। आप हुकूमत भी नहीं गिरने देते, आप हुकूमत से बाहर आ जाते। अगर नेशनल इंटरेस्ट में इस्टेब्लिशमेंट ने या जो लोग मुख्तदर हल्के हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट रहे, तो रहने देते भाई। आप तो अपने मुंह पे कालिक नहीं मलते, आप तो बाहर आ जाते कि 162 अरब रुपए का ऐलान किया, वो नहीं दिया। उसके बाद 1100 अरब रुपए का ऐलान किया, वो नहीं दिया। उसके बाद ग्रीन लाइन का मंसूबा जो नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट नहीं आपने होने दिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह इस्लामाबाद ने बुला के किया। अबे भाई को तुम पागल समझ रहे हो महाजिरों को, कराची वालों को? ये चीजें हमारे लोगों को सोचनी चाहिए, जिसकी वजह से ग्राफ नीचे आया है कि लॉलीपॉप लेते रहे। मिनिस्ट्री अमीनुल हक को दे दी, मिनिस्ट्री खालिद मकबूल ने खुद ले ली, फैसल सब्जारी को सेनेटर बना दिया, मिनिस्ट्री दे दी। ओ यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब आप लोगों को पागल समझते हो? कराची के 3.5 करोड़ आवाम क्या भाई क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं ना, तुम भी रोटी खाते हो, वो भी रोटी खाते हैं। तुमसे ज्यादा अकल और बूझ उनको है। अगर आप ये चंद चेहरे सामने रख के समझोगे, बहुत मजबूत MQM होगी। तो MQM कभी मजबूत नहीं होगी, इन चेहरों को जाना ही पड़ेगा, साफ चेहरों को आना पड़ेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ MQM मजबूत होगी अगर साफ लोग आएंगे और अच्छी क़यादत ऊपर आएगी। अच्छा शाहिद भाई, अभी रिसेंटली MQM के सीनियर तरीन रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार गए जी। तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने ताले के निशान पे इलेक्शन लड़ा, बदतरीन शिकस्त हुई, उनका अपना ही हल्का था, 3000 वोट पड़े, कुछ भी वोट नहीं थे ये। और अभी दोबारा वो बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने अपने पैनल खड़े करना शुरू कर दिए। तो वसीम अख्तर साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो यूट्यूबर कह रहे थे, वो कह रहे अब तो ये अब हमारे मुखालिफुन में आ गए, ये हमारे मुखालिफों में खड़े हो गए। लॉजिकली बात और तंजीमी हिसाब से तो बिल्कुल सही है। जब आप MQM के ख़िलाफ़ एक सिंबल, अलग सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हो
तो आप तो फिर ख़त्म हो गई एमक्यूएम से। आपने मान लिया कि मुझे एमक्यूएम से निकाल दिया गया। क्यों आपने इलेक्शन लड़ा? मैंने जो एमक्यूएम जो तंजीम बहाली कमेटी हमने बनाई थी, हमने इलेक्शन लड़ने थोड़ी बनाई थी। हम ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ, इन सारी बातों को हमने अमली जामा पहनाने के लिए बनाई थी। और उस वक्त जब फारूक सत्तार भाई खुद कन्वीनर थे, तब हमने कहा था यही वाली बात मैंने उनसे, तहलील करें जल्दी से और नया स्ट्रक्चर नया इंटर पार्टी इलेक्शन से करवाएं। तो उन्होंने नई बात में नहीं मानी, आज नुकसान उठा रहे। तो वो मान गए थे? कौन? फारूक भाई नहीं माने ना, ना तहलील किया ना कुछ किया। उन लोगों ने उल्टा इनको तहलील कर दिया, निकाल दिया पार्टी से। अच्छा। कन्वीनर से हटाया, फिर पार्टी से खारिज कर दिया। फिर ये इलेक्शन लड़ने पहुंच गए दोबारा, 2 सीटों में इलेक्शन लड़े, फिर हार गए, फिर वापस आ गए। हमसे लोग अक्सर ये सवाल करते थे, भाई अगर ये जीत जाते तो कहाँ होते? हमने फिर वर्कर्स एक्शन कमेटी बनाई, वो भी आइन और कानून में रहते हुए थी। आर्टिकल 6J के मुताबिक कारकुनान को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना था। अभी हम कोई कमेटी कोई धड़ा नहीं बना रहे कि लोग ये बोले फिर धड़ेबाजियां हो रही है। हम सीनियर वर्कर्स का एक फोरम बना रहे हैं कि सीनियर वर्कर्स जाके राब्ता कमेटी से बात करेंगे कि भाई ये तहलील कर दे, खुदा के वास्ते एमक्यूएम का ढांचा तहलील करके इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं और एक एडहॉक कमेटी बनाएं। ये हमारा मुतालबा है और इस पर हम बहुत जल्द जाकर मरकज पे राब्ता कमेटी से, खालिद महबूब सिद्दीकी भाई से, राब्ता कमेटी में 8-10 लोग नहीं है, राब्ता कमेटी 30 रुकनी है एज पर इंटर पार्टी इलेक्शन। बाद में जो इजाफा हुआ है वो इलीगल इजाफा है, गैर आइनी इजाफा है। जो आइनी तौर पर जो इलेक्शन इंटर पार्टी हुए हैं उसका हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इंटैक्ट है नोटिफिकेशन, वो हमारी राब्ता कमेटी का, जिसमें मैं खुद डिप्टी कन्वीनर। लेकिन चले हम कहते हैं छोड़े, आपने भाई इंटर पार्टी इलेक्शन करा दिए, जैसे तैसे भी करा दिए, वो केस भी फारूक भाई सही से लड़ नहीं सके और वो केस भी डिसमिस हो गया, चले वही 30 लोगों को निकाल लें। तो ये बाकी के जो लोग आप डाल रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट और बहुत सारे, ये क्या है? ये लोग कौन लोग हैं भाई? क्या एमक्यूएम क्या नाना जी का ठल्लू है कि जो आप जिसको डालो डाल दो, जिसको डाकर डाल दो, जो दोस्त बने डाल दो? अब तो इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों कराए थे भाई फिर? सही। तो शायद भाई जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा जी, कि हमने देखा माजी में भी जब एमक्यूएम पे पाबंदी लगी तो मुशर्रफ साहब का दौर आया। जी जी। उसके बाद बानियों कायद को रिलीज़ किया गया और उन पे से पाबंदी हटी जी। अगर अब दोबारा अल्ताफ़ भाई पे से पाबंदी हटती है कि शाहिद पाशा अल्ताफ़ हुसैन का डिप्टी कन्वीनर होगा? पाबंदी हटती है नहीं हटती है, ये मेरे जो कहते हैं ना कि ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मेरी दस्तरस से बाहर है कि मैं जाके बोलूँ ये पाबंदी हटा दें। हाँ, हम ये मुतालबा तो कर सकते हैं कि जब इमरान खान को इतनी छूट मिली है तो भाई एक दफ़ा उनको भी मौका दिया जाए, मिलना चाहिए। क्योंकि कराची के अवाम बहरहाल उनके सीने में, उनके दिलों में तो वो धड़कते हैं। लेकिन मतलब ये कहने का ये है कि रबड़ से सब मिटाकर करता से अवैज दिया जाए और नए सिरे से नई जिद्दोजहद, अमली जिद्दोजहद, आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करने का वादा लिया जाए। और अगर हमें मौका दिया जाएगा बिल्कुल करेंगे। हमने तो अपना रिकॉर्ड बड़ा क्लियर रखा हुआ है और हमें कुछ में एतराज़ नहीं है। माफ़ी मिलती है सो बिस्मिल्लाह, हम तो कहते मिलनी चाहिए। क्यों? हम भी तो फर्जंद ज़मीन है भाई, वो भी तो फर्जंद ज़मीन है। मैंने इतना बड़ा कसूर नहीं है जितनी बड़ी सज़ा मिली है। ये तो है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर, आप डिप्टी कन्वीनर थे और सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब का बयान रिकॉर्ड पे है, उन्होंने बोला था मैं अल्ताफ़ हुसैन से अब माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। नहीं, हम तो माफ़ी किस चीज़ की मांगेंगे? हमने तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं की नहीं, तो उनसे माफ़ी मांगनी पड़े, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमने जो जिद्दोजहद की है वो भी हमने फ़िक्री और तरबियती नशिस्तों के ऐन मुताबिक की है। इस पर डिबेट हो सकती है कि जब मरकज़ी क़यादत को काम करने से रोक दिया जाए, राब्ता मुमकिन नहीं हो, तो हमें बारहा रात भर बिठाकर ये तरबियती नशिस्तें और बाकायदा फ़िक्री नशिस्तें हमें पढ़ाई गई, समझाई गई कि ऐसे मौके पे सीनियर कारकुनान को आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़कर तंजीम की, तहरीक की बागडोर संभालनी होगी। तो हम तो वही कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। कीमती वक्त में आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया।